हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम आज से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। सो आई एम हियर। लेट्स स्टार्ट। लेट चैप्टर नंबर 1 दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है? तो ये आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि ये चैप्टर फर्स्ट में है, इसी तरह से बैकग्राउंड दिया हुआ है, ठीक है, पढ़ लेते हैं। नहीं, ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। जब हम पीवाईक्यूज़ करेंगे ना, तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो इसलिए आप इसको बिल्कुल ईज़ी में नहीं लेंगे और इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और इसके की पॉइंटर्स जो मैं बता रही हूँ, उसको तो बिल्कुल मेमोराइज़ करके रखेंगे, ठीक है? वो आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो आप बिल्कुल इसको ईज़िली मत लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फ्रेशर्स में क्या होता है, हम सोचते हैं कि ठीक है हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। जब 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, तब हमें एक-एक की पॉइंट्स, एक-एक फैक्ट्स का इम्पोर्टेंस पता चलने लगता है और तब हम फिर इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ाई करते हैं। पर जब तक हमारा 2-3 अटेम्प्ट्स वेस्ट हो जाता है, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि यहाँ पे जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी फ्रेशर्स हैं, वो ये गलती करें। अभी से ही पूरा वो फ़ोकस्ड रहें और इस तरह से पढ़ना है कि दैट शुड बी एनफ फॉर यू। ओके, सो इस तरह से हमें ये पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वाले पैरा में तो कुछ खास नहीं दिया हुआ। यहाँ पे बस यही है कि 1600 में जो है वो ब्रिटिश यहाँ आए थे। 1765 में जो है वो आपकी कंपनी को दीवानी मिल गई थी। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स जो है वो दीवानी का, ये आप टर्म ध्यान रखेंगे, ठीक है? दीवानी का मतलब क्या होता है कि उन्हें जो है वो राइट्स मिल गए थे, रेवेन्यू कलेक्शन वगैरह की राइट्स जो है वो उन्हें वो मिल गई थी। कहाँ-कहाँ मिली थी याद रखेंगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 3 जगह जो है 1765 में इन्हें दीवानी राइट्स मिल गई थी, ठीक है? उसके बाद जो है कंपनी का रूल चलता है और 1858 में जाकर के क्या होता है, कंपनी का रूल जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है? तो ये याद रखेंगे कि 1858 में जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अब किसकी हो गई है, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउन की हो गई है, ब्रिटिश क्राउन की। ब्रिटिश क्राउन जो है अब वो रूल करने लगा है 1858 से। 1858 से पहले जो है वो कंपनी रूल करती है और फिर जैसा कि हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाता है ना? तो चलिए लेट्स स्टार्ट आगे। तो क्या होता है कि एम.एन. रॉय, ये नाम आपको बहुत सुनने को मिलने वाला है, ठीक है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स में इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है। तो 1934 में क्या होता है कि एम.एन. रॉय जो है वो भी सजेस्ट करे थे कि वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है? और 1946 में जाकर हमें फिर जाकर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनती है। तो 1946 में हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो जाती है और 26 जनवरी 1950 में फाइनली हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका होता है, ठीक है? इसी तरह से हमारा यही चल रहा है और उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब देखेंगे कंपनी रूल के बारे में, ठीक है? तो इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है, कंपनी रूल को। अ, कि कब से कब तक रहा। टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइमलाइन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ मेंस। तो बिल्कुल आप ऐसा ना करें कि आपको इसका इम्पोर्टेंस पता ना हो, क्योंकि शुरू-शुरू में हमें टाइमलाइन की इम्पोर्टेंस पता नहीं होती है और ये जो है ना, यही जाके हमारे लिए एक ब्लंडर बन जाता है। तो प्लीज़ ये आप ना करें। बिल्कुल आप क्या करेंगे, टाइमलाइन से जब याद रखेंगे ना, तो आपको ये हिस्ट्री में भी बहुत ही ज़्यादा आपको इससे बेनिफिट होने वाला है। एज़ वेल एज़ क्या होगा कि आपके दिमाग में एक पूरी तरह से एक मैप रहेगी कि कब से कब तक कंपनी रूल है, फिर कब से कब तक आपकी क्राउन रूल चली है, किस तरह से आपके एक्ट्स आए हैं और ये चैप्टर में यही चीज़ है जो बहुत ही फँसाने वाला होता है, ठीक है? तो आप इसे याद रखेंगे कि कब से कब तक क्या हो रहा है, कौन एक्ट किस वक़्त आ रही है और क्या नए चेंजेस लेकर आ रही है। तो ये चैप्टर उसी के बारे में है। ठीक है? तो ये जो चैप्टर एज़ वेल एज़ ये जो है आपको बहुत बार ये चैप्टर को रिवाइज़ करना पड़ेगा। मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दे रही हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपकी सारा जो है आपको मेमोराइज़ करवा दूँ, बट इसे भूलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। इनफैक्ट जब मैं कर रही थी तो यही एक चैप्टर था जिसे मुझे बार-बार रिवाइज़ करना पड़ता था। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये होता है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। ये एक्ट फिर अपने 3 ये जो एक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप था, है ना? टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना? टू अज़्यूम अ डायरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी। तो क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट पहली बार जो है क्या करते हैं कि अफेयर्स को रेगुलेट करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के इस एक्ट के ठीक है? माध्यम से द्वारा।
ठीक है? तो इस एक्ट के ज़रिए से पहली बार वो क्या करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफ़ेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये हो गई, इसलिए ये एक्ट इम्पोर्टेंट हो गया। दूसरी बात कि ये एक्ट क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? क्योंकि इट रिकॉग्नाइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द, पहली बार इन्होंने पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को रिकॉग्नाइज़ किया कंपनी के, ठीक है? तीसरी बार क्यों हो गई? इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। पहली बार, है ना? इंडिया के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का नींव रखा गया इस एक्ट के द्वारा। तो बिल्कुल आप इस 3 पॉइंटर्स को याद रखेंगे। पहली बार क्यों? क्योंकि पहली बार 3 चीज़ों के लिए ये एक्ट इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है? पहली बात कि इससे पहली बार गवर्नमेंट जो है वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के फेयर्स को रेगुलेट कर रही है। दूसरी बात क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? क्योंकि इट रिकॉग्नाइज़ फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है? पहली बार उनके पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को रिकॉग्नाइज़ कर रही है। ठीक है? और तीसरी बार क्यों इम्पोर्टेंट हो गया? तीसरी बात क्या है इसके बारे में कि इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जस्ट 3 चीज़ आपको अपने टिप पे रखनी है कि इन्होंने ने क्या किया कि इन्होंने कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया। दूसरी बात कि इन्होंने पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को समझा कंपनी के, और तीसरी बात कि पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के फाउंडेशन को रखा गया। ठीक है? तो इसको बिल्कुल आप टिप पे रखिएगा। अब चलते हैं आगे, फीचर्स ऑफ द एक्ट, इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कोई-कोई एक्ट को फीचर्स दे देगा और वो पूछेगा, इनफैक्ट पीसीएस वगैरह में भी ऐसा क्वेश्चंस आता है और यूपीएससी में भी आता है कि ये फीचर कौन से एक्ट से आया है। तो बिल्कुल आप इसे ध्यान रखें। पहला फीचर क्या है कि इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। बहुत ईज़ी है, याद रखना है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कैसे बन गया? ये एक्ट के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के द्वारा, ठीक है? उसके बाद क्या किया? इट क्रिएट एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर, तो एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया, ठीक है? उसमें 4 मेंबर्स को रखा है, ठीक है? क्यों रखा? ताकि ये गवर्नर जनरल को असिस्ट करे, हेल्प करे, ठीक है? और पहले गवर्नर जनरल कौन बने? इसको भी याद रखना है, ठीक है? ये लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। चलिए अब आते हैं सेकंड पॉइंटर पे। It made the governor of Bombay and Madras presidencies subordinate to the governor general of Bengal. इन्होंने बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को, इनके गवर्नर जनरल को सबऑर्डिनेट कर दिया, किसके? बंगाल के, उसके गवर्नर जनरल के। ये याद रखेंगे। उसके बाद तीसरी बात इसमें ये याद रखना है, या ये यहाँ पर कंप्लीट होता है तीसरा पॉइंटर कि इन्हों यहाँ इस एक्ट से क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई। कब हुई थी? 1774। तो तीसरा पॉइंटर आपको ये याद रखना है कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक बात और याद रखेंगे कि किस तरह यहाँ हमने क्या बोला कि बॉम्बे और मद्रास, ये दोनों की प्रेसिडेंसी को आपकी सबऑर्डिनेट कर दी गई, किसके? बंगाल की। तो पहले क्या था? ये तीनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे प्रेसिडेंसीज, पर अब जो है बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज बंगाल से ही सबऑर्डिनेट हो गई है, ठीक है? अब चलते हैं आगे, फोर्थ पॉइंटर ये क्या कहता है? इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम एंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। तो ये आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने क्या कहा कि कोई भी कंपनी का सर्वेंट कभी भी क्या करेगा? कोई प्राइवेट ट्रेड में एंगेज नहीं होगा, कोई भी प्रेजेंट या ब्राइब नेटिव से नहीं लेगा। ये अच्छी चीज थी। ये क्यों की गई होगी? ताकि करप्शन वगैरह को क्या किया जाए, के कंट्रोल किया जाए, ना हो, ठीक है? फिफ्थ पॉइंटर क्या है? स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। ये इसने क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल कंपनी पर बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है? ये आपकी कंपनी की गवर्निंग बॉडी बॉडी हुआ करती थी, ठीक है? तो इसको क्या कहा था कि ये जो है वो रेवेन्यू पर, सिविल पर और मिलिट्री अफेयर्स जो भी इंडिया में ये कंपनी कर रही है, इसका रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? ठीक है? गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। कौन करेंगे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करेंगे। तो पाँचों पॉइंटर इसी के बारे में, ठीक है? कि स्ट्रेंथन द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी। कैसे? कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा कि आप जो है वो रिपोर्ट करेंगे। रेवेन्यू, सिविल और मिलिटरी अफेयर्स जो भी कंपनी के हैं इंडिया में, आप इसके बारे में हमें रिपोर्ट करेंगे। तो आपने देखिए किस तरह से करप्शन को कम करने के लिए कदम उठाए गए हैं। किस तरह से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि आप इसके सिविल, रेवेन्यू और मिलिटरी अफेयर्स के बारे में हमें बताएँगे।
रिपोर्ट करेंगे, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया है, फिर आपके जाकर अ, बंगाल की प्रेसिडेंसी से जो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी है, उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया है, ठीक है? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया है। इसमें एक चीज़ देखने को मिल रही है कि बंगाल को जो है यहाँ पर थोड़ा सुप्रीम किया जा रहा है, तो यहाँ याद रखेंगे। आगे जाके हम देखेंगे किस तरह से चार्टर एक्ट में ये डिसेंट्रलाइज़ेशन स्टार्ट होती है, ठीक है? अब चलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, ठीक है? और ये जो है ये किस लिए आया था कि ताकि वो जो है वो रेक्टिफ़ाई पहले तो 1773 में आपके रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपका आया था 1781 में एक एक्ट, ठीक है? यहाँ रेक्टिफ़िकेशन स्टार्ट हुआ था, जो भी गलती हुई 1773 के एक्ट में इनको सही नहीं लग रहा था, 1781 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए, इसको कहा गया एक्ट्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है? उसके बाद 1784 में आपकी पिट्स इंडिया एक्ट आ जाती है। ठीक है? अब इसके क्या फीचर्स हैं, ये देख लेते हैं। पहला तो ये कि ये जो क्या करेगा, ये एक्ट कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी का है, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर देगा। ठीक है? तो कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को डिस्टिंग्विश कर देगा। ठीक है? उसके बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अलाउ कर देगा कि ये जो है कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? तो कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज कर सकते हैं बट क्रिएटेड अ न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। लेकिन यहाँ क्या है, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए नई बॉडी बना दी गई है। तो ये याद रखेंगे, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए नई बॉडी बन चुकी है, कौन? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस तरह से डबल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल पिट्स इंडिया एक्ट जैसे ही माइंड में आता है, आपको एक वर्ड बिल्कुल क्लिक करना चाहिए दिमाग में, जो है डबल गवर्नमेंट। ठीक है? आपको ये बस क्लिक करना चाहिए दिमाग में, डबल गवर्नमेंट। डबल गवर्नमेंट किस तरह से कि आपके 2 गवर्नमेंट आ गई है, एक जो कमर्शियल फंक्शंस को देख रही है, एक जो पॉलिटिकल फंक्शंस को देख रही है। सबसे पहला पॉइंट तो यही कहा गया ना कि कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को डिस्टिंग्विश किया गया। दूसरा पॉइंट इसमें ये बताया गया कि कमर्शियल फंक्शंस को देखेगा कौन? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और आपकी बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। कमर्शियल अफेयर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और पॉलिटिकल अफेयर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये हम याद रखेंगे। इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट में आपकी आ गई है डबल गवर्नमेंट। ठीक है? आगे इट एम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। दूसरी बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एक पावर दी गई, ठीक है, कि वो क्या कर सकता है? सुपरवाइज कर सकता है और डायरेक्ट कर सकता है सारी ही ऑपरेशंस, जो भी सिविल और मिलिट्री ऑपरेशंस हैं गवर्नमेंट के, है ना? है ना? उसको आपके क्या कर सकता है वो? रेगुलेट कर सकता है, सुपरवाइज कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है। ठीक है? तो एक बात यहाँ पे याद रखें, ब्रिटिश पोजेशंस ऐसा कोई वर्ड यूज हुआ है, ठीक है? आगे हम यहाँ पे देखेंगे किस तरह से यहाँ पर ये इसके बारे में बात भी कर रहा है। ये द एक्ट वाज सिग्निफिकेंट फॉर 2 रीजन। ये एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट दो बातों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है। जैसे हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 3 बातों के लिए सिग्निफिकेंट थी, है ना? थोड़ा-सा रिकॉल करेंगे किस लिए थी? पहला क्यों किस लिए थी कि क्या कर रहा था? वो जो है वो क्राउन का जो गवर्नमेंट का जो है वो कंट्रोल बढ़ा रहा था। है ना? फिर उसकी पॉलिटिकल फंक्शंस को, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को पहली बार रिकॉग्नाइज़ किया गया था। तीसरा फिर क्या था कि उसकी पहली बार फाउंडेशन रखा गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की इंडिया में। तो इसलिए 3 बातों के लिए आपकी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाली इम्पोर्टेंट हो गई थी। है ना? इस तरह से पिट्स इंडिया एक्ट भी 2 रीज़न के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। पहला क्या? द कंपनीज़ टेरिटरीज़ इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इंडिया। पहली बार कंपनी की टेरिटरीज़ को तो ब्रिटिश पोजेशंस कहा गया है। ठीक है? तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी सेकंड क्या थी? द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज़ गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर्स। अब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को और बढ़ा दिया गया है ना, यहाँ आपकी कंपनी के पूरे अफेयर्स का सुप्रीम कंट्रोल किसको मिल चुका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल चुका है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से रेगुलेटिंग एक्ट में इन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया और पिट्स इंडिया एक्ट आते-आते इनकी रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इनफैक्ट वर्ल्ड गवर्नमेंट आ चुकी है, ब्रिटिश पोजेशंस कहा जा रहा है। ठीक है? अब चलते हैं आगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इस एक्ट ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ये इससे काफ़ी क्वेश्चन्स आते हैं चार्टर एक्ट से, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वैसे तो बहुत सारे चार्टर एक्ट थे,
लेकिन इसमें एक चार्टर एक्ट क्या है आपका, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इट इज़ अ फाइनल स्टेप्स टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन और इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेप था टुवर्ड सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब इसके फीचर क्या हैं? इन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब एक नया टाइटल दे दिया है। कौन सा टाइटल दे दिया है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ना कह के अब क्या कहना है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ऐसा आप आगे भी देखेंगे किस तरह से इन्होंने फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया का टाइटल दे दिया था। ठीक है, तो इस तरह से बस ये टाइटल दिया गया है बंगाल वाले को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को अब हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहेंगे। ठीक है, और उसमें ही सारा सिविल और मिलिट्री पावर्स उन्हें दे दिया गया है। ठीक है, इस तरह से ये सिग्निफिकेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ऐसा करके वो क्या करना चाह रहे हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे बंगाल ना बोल के अगर यहाँ पे इंडिया टाइटल दे दिया गया है, ये सिग्निफाई कर रहा है कि वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्रिएट करना चाह रहे थे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ दिस एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, हैविंग ऑथोरिटी ओवर द इंटायर टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इनको सारी इंडिया की सारी टेरिटरीज पे अब इनका ऑथोरिटी चलेगा। सेंट्रलाइज किया गया जा रहा है। ठीक है, पावर को सेंट्रलाइज करने की कोशिश है इस एक्ट में। और यहाँ जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल जो आपके बने हैं वो कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिक वर द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब जो है बॉम्बे और मद्रास के पास जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी वो अब छीन ली गई है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास ये पावर आ गई है। ठीक है, अब ये इनको एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर मिला है। तो ये वर्ड याद रखेंगे, एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जिस बिल्कुल उसी को दे देना, उसके अलावा किसी के पास ये पावर नहीं है। एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर अब किसके पास आ गई है, आपकी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास लेजिस्लेटिव पावर आ गई है ना। और इस तरह से क्या होता है, और एक एक चीज और याद रखेंगे, लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वेर कॉल्ड रेगुलेशन। पहले जो भी लॉज बनाए गए हैं उनको रेगुलेशन कहा गया, पर अब जो लॉज बनाए जा रहे हैं उनको कहा जा रहा है एक्ट। इस एक्ट के अंदर जो भी लॉज बने, कानून बने, उनको कहा गया एक्ट्स। पहले जो बनते थे कानून हर एक्ट के अंदर, उनको कहा जाता था रेगुलेशंस। ठीक है, इट इंडेड द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। और इस तरह से ईस्ट इंडिया का ये एक्ट ने एक और काम किया है कि इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी एक्टिविटीज था एज अ कमर्शियल बॉडी उसे खत्म किया और अब वो बन गई है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। इट प्रोवाइड दैट द कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वे हेल्ड बाय इट इन ट्रस्ट ऑफ इट्स मैजेस्टी हिज देयर ही। ठीक, तो इस तरह से हम तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इन्होंने कमर्शियल बॉडी ना रह करके अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, उसी तरह से चौथा पॉइंट है द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। यहाँ पे याद रखेंगे एक वर्ड, अटेम्प्टेड, मतलब कि इन्होंने कोशिश की थी ओपन कंपटीशन लाने की, पर आया नहीं। ठीक है, इन्होंने अटेम्प्ट किया गया इस एक्ट के द्वारा, इस चार्टर एक्ट के द्वारा ये अटेम्प्ट किया गया कि ओपन कंपटीशन आ जाए, सिविल सर्वेंट्स के सिलेक्शन के लिए आ जाए। एंड स्टेटेड द इंडियंस शुड नॉट बी डिपार्ट फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस ऑफ ऑफिस। और इस एक्ट में ये कहा भी गया कि इंडियंस को रोकना नहीं चाहिए किसी भी ऐसा ऑफिस को होल्ड करने से। ठीक है, तो अटेम्प्ट किया गया है लाने का, आया नहीं था। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या याद रखना चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में, एक कि गवर्नर जनरल बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा गया। ठीक है, और इस तरह से पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने विलियम बेंटिक। ठीक है, और दूसरा ये याद रखना है कि बॉम्बे और मद्रास से उनकी लेजिस्लेटिव पावर छीन ली गई और एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर अब जो आगे है वो आगे है आपके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तीसरा आपको ये याद रखना है कि अब जो है वो ईस्ट इंडिया जो है वो आपकी प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। ठीक है, तो ये आपके याद रखेंगे। इसमें एक और पॉइंटर है जो अभी इसमें ऐड नहीं है, उसको आपको याद रखना है कि इस एक्ट के द्वारा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा एक लॉ मेंबर जो है वो अपॉइंट किया गया था गवर्नर जनरल काउंसिल में। ठीक है, इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा एक और बात हुआ है कि एक लॉ मेंबर जो है वो गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड किया गया है। और ऐसे पहले जो लॉ मेंबर थे, टीबी मार्क्सुले वाज फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। टीबी मार्क्सुले पहले लॉ मेंबर बने थे, तो ये इसको आप याद रखिएगा।
चलते हैं आगे, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ये लास्ट ऑफ द सीरीज़ है, चार्टर एक्ट का लास्ट ऑफ द सीरीज़ है, चार्टर एक्ट 1853 देखो चार्टर एक्ट जो स्टार्ट हुआ है, वो आपके 1793 से 1853 तक चला है, लास्ट हो गया कौन? 1853 वाला, तो ये याद रखेंगे। फीचर्स इसके क्या हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। लेजिस्लेटिव फंक्शन अलग, एग्जीक्यूटिव फंक्शन अलग। गवर्नर जनरल काउंसिल में पहली बार ये दोनों फंक्शन को एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों को अलग किया गया, है ना? और इस तरह से दूसरी बात ये याद रखना है कि 6 नए मेंबर जो हैं वो आपके ऐड हो गए हैं। It provided for the addition of 6 new members called legislative councillors to the council. ये काउंसिल में ऐड हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि सेपरेट गवर्नर जनरल काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया था और इसी को हमने आगे जाके कहा इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो याद रखेंगे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन से एक्ट में बना? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में बना। ठीक है, इसको मिनी पार्लियामेंट कहा गया। लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन। तो पहली बार लॉ को स्पेशल फंक्शन माना जा रहा है। कौन से एक्ट से? 1853 के एक्ट से। तो स्पेशल फंक्शन माना जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है? स्पेशल फंक्शन माना जा रहा है, इसका मतलब ये होता है कि इसको अब स्पेशल मशीनरी की ज़रूरत है, स्पेशल प्रोसेस की ज़रूरत है। ऐसा कुछ पहले नहीं होता था। अब जो है लेजिस्लेटिव फंक्शंस को इतना अलग करके और इसको इस तरह से इसको आपको फोकस किया गया कि हाँ, इट इज़ रिक्वायर्ड ए स्पेशल मशीनरी। लेजिस्लेशन रिक्वायर्स ए स्पेशल मशीनरी। अब चलते हैं आगे, सेकंड पॉइंटर, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन। ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है? आप ये याद रखेंगे, इस एक्ट से आपके ओपन कंपटीशन सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट के सिविल सर्वेंट्स के शुरू हुए। तो पहले हमने क्या देखा था 1833 वाले एक्ट में कि इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन, लेकिन यहाँ है इट इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है? अब जो है ये जो सिविल सर्विस है वाज थ्रोन टू द इंडियंस आल्सो, दिस सर्विस इज गिवन टू द इंडियंस आल्सो, ठीक है? और मर्क्यूले कमेटी इसके लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1854 में बनाई गई थी। याद रखेंगे मर्क्यूले कमेटी किसके लिए है, तो ये यहाँ पे एक पॉइंटर इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं आगे, इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, कंपनी की जो रूल है वो इसको एक्सटेंड कर दिया कि ठीक है अभी कंपनी ही रूल करेगी, लेकिन इसमें एक बात जो है वो इम्पोर्टेंट करेंगे, इम्पोर्टेंट है कि इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे इन्होंने कोई भी पीरियड नहीं कहा कि कब तक ये रूल करेंगे। इसका मतलब है इट कैन बी टर्मिनेटेड एनी टाइम, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम, इसका मतलब यही हुआ। तो चलते हैं फोर्थ पॉइंटर में, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहली बार जो है वो लोकल रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके लोकल रिप्रेजेंटेशन जिसको अलाउ किया गया और 6 नए लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऐड किए गए, ठीक है? और मतलब 6 नए मेंबर्स जो ऐड किए गए उसमें 4 जो थे आपके लोकल थे। कौन-कौन थे? इसको याद रख लेंगे। ये लोकल मेंबर्स में थे आपके मद्रास, बॉम्बे और बंगाल, यहाँ से थे, ठीक है? तो 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। तो ये 4 यहाँ से जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। यहाँ के गवर्नमेंट के द्वारा 4 लोकल मेंबर, इस 6 नए मेंबर्स में 4 को अपॉइंट किया गया। तो इस तरह से लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ। ये चारों पॉइंटर्स को आपको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का पहला कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को अलग किया गया। इसका मतलब क्या हुआ? लेजिस्लेटिव फंक्शन के लिए एक नए आपके इसको एकदम एक नया फंक्शंस बताया गया, है ना? गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया था। इसको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नाम दिया गया, ठीक है? उसके बाद सेकंड में ये बताया गया कि ओपन कॉम्पिटिशन सिविल सर्वेंट्स के लिए स्टार्ट हो गया, ठीक है? मर्क्यूले कमेटी को यहाँ याद रखेंगे, 1854 में आई, है ना? और ये किसके बारे में थी? सिविल सर्विसेज, है ना? इस पर बनाई गई थी। और उसके बाद इन्होंने क्या किया? कंपनी रूल को एक्सटेंड किया। एक चीज़ इसमें याद रखना है कि इन्होंने कोई भी टाइम पीरियड नहीं बताया था। इसका मतलब कि ये कभी भी टर्मिनेट हो सकता है, ठीक है? और चौथा आपको ये है कि लोकल रिप्रेजेंटेशन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में स्टार्ट हुआ। 6 में से 4 जो हैं वो आपके लोकल मेंबर्स थे। कहाँ-कहाँ से थे? ये जो है वो आपके चुन कर आए गवर्नमेंट्स ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के द्वारा। तो ये याद रखेंगे। आज के लेक्चर्स में हम यहीं तक रहने देते हैं। फिर कल के लेक्चर्स में, माने आने वाले लेक्चर्स में हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है?
तो आप बिल्कुल इसे अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। चाहे तो आप खुद शॉर्ट नोट्स इसके बना लीजिएगा। वैसे मैं लास्ट में एक बार शॉर्ट नोट्स के द्वारा आपको रिवाइज़ करवाऊँगी और मैं अपने टेलीग्राम चैनल में उसे शेयर कर दूँगी, ठीक है? इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप इसे जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस तरह से आज के लेक्चर्स में इतना ही और आप इसी तरह से देखते रहें और बिल्कुल इसे शेयर करें ताकि इसका जो मोटिव है कि मैं इस कोर्स को एक जिसको फाइनेंशियली थोड़ा प्रॉब्लम है, जो जो थोड़ा टाइट इन बजट से गुज़र रहे हैं, मैं उन्हें हेल्प कर सकूँ, ठीक है? कोई भी ऐसा उन्हें परेशानी ना हो और ये इस लेक्चर का यही मोटिव है कि मैं उन्हें पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है इस फ़ील्ड का और जो भी मैंने सीखा है अब तक इस जर्नी में, मैं उन्हें बिल्कुल दे सकूँ ताकि उनके पास जब वो फ्रेशर हों, उन्हें किसी भी तरह का ऐसा दिक्कत ना आए, जो मुझे खुद गेन करने में इतने टाइम लग गया। वो बिल्कुल वो चीज़ उन्हें मालूम हो। ठीक है? तो आप बिल्कुल इसे शेयर करें ताकि उन तक पहुँच जाए मेरा ये लेक्चर। मैं बिल्कुल इसमें पूरी ईमानदारी से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है? तो आप प्लीज़ आप इसे शेयर करें और पढ़ते रहें और मैं इसी तरह से बहुत अच्छे-अच्छे लेक्चर्स लेकर आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग।